तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इस सेक्शन से। व्हाट इज़ सेल मेड ऑफ यानी कि सेल जो है वो किस चीज़ से बना है, और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, मतलब सेल का एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में देखा है कि सेल में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं और उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और ये ऑर्गेनल्स किस काम के होते हैं, हमने देखा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सेल के पास अपना ये सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के काम को परफॉर्म करने में सेल की मदद करते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या नाम दिए थे, हमने नाम दिया था वहाँ पे ऑर्गेनल्स। ठीक है। हाउ इज़ ए सेल ऑर्गेनाइज, ये सेल ऑर्गेनाइज कैसे रहता है, यानी कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं, इतना उसमें साइटोप्लाज्म के तौर पे उसमें लिक्विड भरा है, फिर ये अपने आप को ये ऑर्गेनाइज कैसे रहता है, इसकी चीज़ें कैसे डिफाइन रहती हैं, अब उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर एक माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर किसी सेल को देखें, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट 3 फीचर्स जो हैं, 3 जो उसके गुण हैं, फीचर्स हैं, वो हर सेल में मिलेगा। यानी कि किसी चीज़ का सेल हो, आपका वो कहें, चूँकि हम लोग क्या है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, चूँकि अभी हम उस या प्लांट को ही ले लो, तो क्या है हर एक सेल के 3 फीचर्स हैं वो एकदम से होते ही होते हैं। जैसे कि एक होना है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होना है उसमें न्यूक्लियस, और तीसरा होना है साइटोप्लाज्म। बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल को आप लोगे, अभी हम एनिमल सेल की बात करते हैं, तो किसी भी एनिमल के सेल को लोगे तो आइज का सेल हो, लीवर का सेल हो, आपके हार्ट का सेल हो, किसी भी चीज़ का सेल आप लोगे तो उसमें 3 आपके कंपोनेंट मिलना ही मिलना है। पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा उसमें मिलेगा आपको न्यूक्लियस, और ये तीसरा मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म। ये उसका मस्ट पार्ट है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। अब सेल किसे कहते हैं, अब 3 ये फीचर्स हमको जो मिला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, एक एक करके उसको पढ़ेंगे। पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब ये होते क्या हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दिस इज द आउटसाइड कवरिंग ऑफ ए सेल दैट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब आपको पता है कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट होता है हमारा लाइफ का। अब क्या है कि वो इतना नाजुक होता है, इतना नाजुक होता है कि अगर इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से यानी बाहर से कुछ ऐसे कंपोनेंट एंटर हुए तो क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा और सेल हमारा डैमेज भी हो सकता है। इसलिए मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, सेल के बाहर एक दीवार जैसा कवरिंग तैयार करता है, ताकि कोई भी चीज़ जो सेल के लिए हानिकारक हो सकता है उसकी एंट्री ना हो पाए बाहर से, या फिर सेल के अंदर जो चीज़ें हैं जो सेल के फंक्शन में काम कर रहा है वो चीज़ें सेल के बाहर न जा पाए। होता है ना कि अगर कुछ चीज़ें ऐसे अगर छोड़ दोगे फ्री तो क्या होगा, फ्री छोड़ने पे क्या होगा, कुछ चीज़ें अंदर आने के भी चांसेस होते हैं और कुछ चीज़ें अंदर से बाहर जाने के भी चांसेस होंगे। तब क्या होगा, तब आपका सेल का जो सिस्टम होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब आपका जो सेल होगा वो एक तरीके से डैमेज हो सकता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उस पर क्या होती है, एक लेयरिंग होती है, ताकि जो सेल है वो सुरक्षित रह सके। इसे आप समझेंगे जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का एक बैग लो, उसमें पानी भर दो, पानी भरोगे तो क्या है वो जो वो एक तरीके से उस समझो कि ये सेल है। एक पॉलीथीन बैग लिया छोटा सा, उसमें क्या किया हमने, पानी भरा और उसको बढ़िया से बंद कर दिया, तो वो क्या है, वो एक तरीके से वो सेल का एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लो, तो जो पॉलीथीन का जो लेयरिंग है आउटसाइड वो क्या है आपका, वो सेल की लेयरिंग है, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन जैसा है कुछ। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वही चीज़ें वो अलाउ करता है, उसी चीज़ों को बाहर आने का या अंदर आने का या बाहर जाने का, जो कि आपके सेल के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि सेल जब एनर्जी वगैरह आपके शरीर में बनाएगा तो क्या करेगा उससे, जैसे कि एक गैस CO2 रिलीज हुआ,
सेल ने एनर्जी बनाया तो CO2 रिलीज हो गया। अब CO2 तो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, तो क्या होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो बोलेगा, मतलब परमिशन देगा कि ये जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है एनर्जी बनाने के प्रोसेस में, वो उसको बोलेगा कि आप जा सकते हो, आपको जाने की परमिशन है। बाकी ऐसा कोई, अब अगर सबको परमिशन दे दे तो सबको परमिशन देगा तो कभी मिटोकॉन्ड्रिया बोलेगा, कभी लाइसोसोम बोलेंगे, कभी साइटोप्लाज्म बोलेगा, सब बोलेगा कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तो क्या होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। उन्हीं चीज़ों को परमिशन देता है आने का जिससे सेल मेम्ब्रेन को सेल को फ़ायदा हो, और जाने का उन्हीं को परमिशन मिलता है जिनसे सेल को हानि पहुंचने वाला हो, हार्म पहुंचने वाला हो। ये कि बहुत सारे मटेरियल को प्रिवेंट करता है कि आप बाहर नहीं जा सकते। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सिलेक्शन कर करके कि आपको आना है, आपको जाना है, आपको आना है, आपको जाना है। हर किसी को आने जाने का परमिशन नहीं है। कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही आएंगी सेल के अंदर और कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही जाएंगी सेल के बाहर। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, जैसे आप ऑक्सीजन अंदर ला सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सेल भेज सकता है, तो इसीलिए। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो सेल के अंदर मूवमेंट कैसे करती हैं। ठीक है, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। और एक तो सेल के अंदर कैसे मूवमेंट करती हैं, और दूसरा ये कि सेल के बाहर कैसे मूवमेंट करती हैं। सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, वहाँ भी कुछ हो रहा होगा सेल के अंदर, और कुछ चीज़ें सेल के बाहर भी जाने वाली होंगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था CO2। तो ये सब मूवमेंट तो ये सब मूवमेंट कैसे होगा। सब सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जाहिर सी बात है सेल के बाहर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, एनिमल सेल के लिए। तो वो क्या होगा कि वो जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी सेल में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो उसको बाहर भी जाना है, अगर अंदर रह गया तो सेल को डैमेज करेगा। या फिर ऑक्सीजन अब एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन आएगा हमारे सेल में। तो ये जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सेल के अंदर या बाहर आते जाते कैसे हैं, तो ये आते जाते हैं, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस से सेल के अंदर ऑक्सीजन आता है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आपका जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, होता है जिसमें किसी चीज़ का मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल एकदम तेज़ी से मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, और इसमें आपको एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि आप घर के किसी कोने में, मान लीजिए आप तैयार हो रहे हो कहीं जाने के लिए, देखते हैं आप क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं वहाँ पे। आपने परफ्यूम लगाया और उसकी खुशबू, अगर मान लीजिए आपकी माता जी हैं, वो कहीं खाना बना रही हैं, कहीं बैठी हैं, उनको पता चल जाता है कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ, जो आपने परफ्यूम लगाया उसका मॉलिक्यूल आपने तो लगाया, क्या होता है कि जो परफ्यूम का मॉलिक्यूल है, जब आपने परफ्यूम को लगाया उसके मॉलिक्यूल्स हवाओं में तेज़ी से मूवमेंट किए, मतलब तेज़ी से उनका डिफ्यूजन हुआ हवा, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोलिए उसमें, और वो बढ़ते बढ़ते हमारे आपके माता जी तक पहुंच गए। ठीक है, इसमें आपने कोई एनर्जी लगाई, आपने कहा कि नहीं भाई हम आपको धक्का मारेंगे, आप जाओ जाओ जाओ, हम आपको धक्का मार मार के पहुंचाएंगे वहाँ पे, नहीं। तो ये क्या होता है कि ये एक मूवमेंट होता है जिसमें हमें कोई ख़ास एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जब हायर कंसंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जाए। आपने जहाँ परफ्यूम लगाया वहाँ परफ्यूम मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो फिर कहाँ जाएगा, वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ उसके परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स कम है।
तो आगे देखते हैं क्या लिखा, वही लिखा है कि वो वी सॉ दैट spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to the region where concentration is low। यानी कि हमने जहाँ परफ्यूम लगाई वहाँ क्या हुआ, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि परफ्यूम के कंसंट्रेशन जब हाई हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वहाँ जहाँ इसकी कंसंट्रेशन लो है, उधर की तरफ जाएगा और पता चल जाएगा, एयर में मिक्सअप हो जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल भी आप ले सकते हो आप ये ले सकते हो कि जब आप कपड़े धोने जाते हो तो जब आप वाइट कपड़े धोते हो तो वाइट कपड़े धोने के बाद पहले लगाते थे, अब पता नहीं, पहले के लोग क्या करते थे कि उसमें नील लगाते थे। एक नील आता था, उसमें बकेट में पानी लेना है आपको और उसमें 2-4 बूंदें उसकी नील की क्या करनी है, ड्रॉप कर देनी है। जैसे ही आपने उसमें नील की बूंदों को ड्रॉप किया, वो पूरा नील क्या होता था, चारों तरफ वो पूरे पानी में वो घुल जाता था। ये सही अलग बात है कि फिर हम लोग हाथों का यूज़ करके उसको मिलाते भी थे, लेकिन उसमें इतनी क्षमता होती थी कि एक ड्रॉप आपने डाला, पूरे वो क्या हुआ, पूरे पानी में वो मिल जाता था, घुल जाता था। तो क्या हुआ, आपने तो एक जगह कहीं पे नील की बूंदें डाली तो वो कहाँ, उस जगह पे क्या हुआ, उस जगह पे हो गया हायर कंसंट्रेशन। तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कि वहाँ जाएगा जहाँ नील अभी नहीं गया है। तो नील ऐसे करके पूरे पानी में फैल जाएगा और फिर आपका जो काम है वो आप करोगे इससे। तो ही उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब वो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के वो अपने आप हो जाए, वो होता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन हम देखेंगे। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हवा में होता है, ये चीज़ याद रखना, शायद आगे मिले भी। सबसे ज़्यादा हवा में डिफ्यूजन होता है, यानी कि कहीं भी आप जहाँ हवा है, जहाँ एयर है, वहाँ कुछ भी स्मेल है, बदबू है, खुशबू है, कुछ भी है, एकदम से वो चारों तरफ फैल जाएगा। उससे थोड़ा कम डिफ्यूजन होगा लिक्विड में, यानी कि थोड़ा टाइम लेगा। अब आपने नील की बूंदे डाली, वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि अच्छा ये मतलब पूरे बकेट में घुल गया। सबसे कम होता है डिफ्यूजन सॉलिड में। तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन आपका होता है एयर में, उसके बाद आपका डिफ्यूजन होता है लिक्विड में, और उसके बाद आपका डिफ्यूजन की जो क्षमता होती है वो होती है सॉलिड में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल। अब इसी तरीके का कुछ क्या होता है हमारे कोशिका में होता है, हमारे सेल में होता है। व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रिएटेड आउट बाय द सेल। कह रहे हैं कि कुलमिनेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। कह रहा है कि जैसे कि कोई एक सब्सटेंस है CO2 कब बनता है, जब हमारे ग्लूकोज एनर्जी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, सेल में जब एनर्जी में वो ट्रांसफ़र होंगे तो एज ए वेस्ट मटेरियल हमारा CO2 बनता है। अब वेस्ट मटेरियल के तौर पे CO2 अगर हमारे सेल में बना रह जाए तो हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। तो इसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होता है कि हमारे सेल में जब एनर्जी हमारी बन गई तो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 सेल में बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो गया, और सेल के बाहर क्या हो गया, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है अभी। तो क्या होगा, तो आपने पढ़ा डिफ्यूजन में कि वैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफ्यूजन के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। तो अब तो सेल में CO2 ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। तो वो देखेगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है, तो क्या करेगा कि वो अपना सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने का तैयारी कर लेगा। और इस तरीके से हमारा CO2 जो हायर तौर पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में सेल के अंदर है, वो मूवमेंट करते हुए डिफ्यूजन के तहत वो सेल के बाहर निकल जाएगा। सेम होता है ऑक्सीजन के साथ भी। ऑक्सीजन जो है वो सेल के बाहर है, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है, अब उसको अंदर आना है, तो वही होता है फिर हायर कंसंट्रेशन से वो सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन में आएगा, और वैसे ये प्रोसेस चलता रहता है। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। यही सब लिखा है। एज सुन एज देर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड एट सेल। जैसे ही कह रहे हैं ना कि जैसे एनर्जी बनी, तो एनर्जी जब बनी
तो CO2 तो हमारे सेल में हो गया, तो क्या हुआ, CO2 में एनर्जी ज़्यादा हो गई, सॉरी सेल में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो डिफरेंस बना ना, डिफरेंस बन गया कि सेल के अंदर तो ज़्यादा है लेकिन सेल के बाहर कम है, तो एक डिफरेंस बना और इसी डिफरेंस के चलते CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। CO2 क्या होता है, सेल से बाहर निकल जाता है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब आप याद रखेंगे, O2 enters the cell by the process of diffusion। अब O2 का भी यही काम है। When the level of concentration of O2 inside the cell decrease, जैसे ही एनर्जी बन गई, CO2 चले गए, अब सेल में O2 का डिमांड है कि भाई आओ फिर एनर्जी बनाना है, यानी कि सेल में O2 यानी कि ऑक्सीजन का डिमांड होने लगा और ऑक्सीजन सेल के बाहर है, तो भागा सेल के अंदर आता है। तो भागा का मतलब कि डिफ्यूजन के तहत वो अंदर आता है। द डिफ्यूजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल। अभी क्या होता है, इस तरीके से सेल के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज मतलब O2 का आना सेल के अंदर और CO2 का जाना सेल के बाहर, वो किस प्रोसेस के तहत होता है कि अब देखिए हमारे सेल में दो ही गैसों का मुख्यतः काम है, एक है CO2, दूसरा है O2 आपके सेल के अंदर आएगा बाय डिफ्यूजन और CO2 सेल के बाहर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। डिफ्यूजन होता है क्या है, डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन लेवल से किसी भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूवमेंट बिना एनर्जी के। ठीक है, उसमें आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी, तो वो होता है एक्सटर्नल में। चलिए, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मैंने बोला था ना वो नील वाली बात, वो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या होता है उसको, ऑस्मोसिस। सॉरी, अब यही काम जो डिफ्यूजन का काम था, जो जब वाटर करते हैं, डिफ्यूजन तो उसमें भी हो रहा है, डिफ्यूजन गैस में भी हो रहा है, डिफ्यूजन वाटर में भी हो रहा है, लेकिन अगर गैस में हो रहा है तो हम इसे डिफ्यूजन कह रहे हैं, लेकिन जब पानी में हो रहा है तो उसका नाम हम बदल के ऑस्मोसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑस्मोसिस। तो याद रखेंगे कि वाटर में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो ऑस्मोसिस के तहत होता है। याद रखेंगे, डिफ्यूजन एयर में भी होता है, डिफ्यूजन वाटर में भी होता है। तो डिफ्यूजन जो एयर में हुआ उसको हम लोगों ने कहा डिफ्यूजन, लेकिन जो वाटर में हुआ उसको ऑस्मोसिस बोला। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर हुआ। और वाटर में ऐसे ही वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से, जैसे कि आपने जो मैंने नील का एग्जांपल दिया था, आपने वाटर के ऊपरी सतह पे डाला, जैसे आप नील डालते हो, जिसका ड्रॉप डालोगे तो क्या कहाँ डालोगे, वो जो आपने बकेट या कुछ लिया है उसके वाटर के ऊपरी लेयर पे डालोगे, लेकिन वो क्या होगा, डिफ्यूज करके या ओस्मोसिस के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, वो सबसे निचले वो स्तर तक पहुँच जाएगा, और तब तक वो घुलता रहता है जब तक कि दोनों तरफ का क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन समान ना हो जाए। ऑप्शन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, क्या करना है कि आपको पानी लेना है, एक ग्लास में क्या करना है, या ग्लास में या किसी भी चीज़ में जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको लो और उसमें क्या करो कि उसमें या तो आप अपने पसंद से चीनी डाल के उसका सॉल्यूशन बना लो, या फिर आप उसमें सॉल्ट डाल के आप उसका सॉल्यूशन बना लो। सॉल्यूशन तैयार, 3 कंडीशन मिलेगा। 3 कंडीशन ये मिलेगा कि या तो आपके पास ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें पानी की मात्रा जो होगी वो क्या होगा, ज़्यादा होगा आपके सेल के अंदर जो लिक्विड है उससे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, अगर मान लो सेल के अंदर पहला कंडीशन जहाँ सॉल्यूशन ज़्यादा है और सेल में पानी कम है, तो सेल ने क्या किया, पानी को गेन कर लिया। इस कंडीशन को हाइपोटोनिक बोलते हैं। वो कंडीशन जहाँ सेल ने वाटर या पानी या सॉल्यूशन जो भी आप बोलो उसको गेन किया, सेल ने
गेन किया। गेन कब करेगा? गेन तभी करेगा ना जब उसके पास कम हो, और आउटर जो जिसमें वो है, या आउटर इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है, तो सेल ने जब पानी अपने अंदर गेन किया दूसरे मीडियम से, तो वो आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होगा जब सेल के अंदर ज़्यादा पानी होगा, मतलब हम इसे सिंपल समझने के लिए ऐसा, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक तरीके से याद करने के लिए सीधा लैंग्वेज में ऐसे याद कर सकते हैं कि जब सेल के अंदर ज़्यादा पानी है और सॉल्यूशन में मान लो, सोच लो कि कम पानी है, तो क्या करेगा सेल? अपना पानी, और सेल के अंदर जो लिक्विड है, पानी है, जो भी है, उसको वो लूज करेगा। तो वो भी एक हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे, आपका कहाँ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और कुछ ऐसा भी होगा जब सेल के अंदर भी लगभग उतना ही लिक्विड या वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन जो भी है वो उतना ही है जितना कि आपके एक्सटर्नल मीडियम में है। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि थोड़ा बहुत लेगा या देगा, तो उसमें ज़्यादा खास का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जब देखो, किसी भी सॉल्यूशन में आप जब सेल को डालोगे तो तीन कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन ये बनेगा कि सेल जो आपका होगा वो वाटर को गेन करेगा, तो वो आपका हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल ने वाटर को, जो एक्सटर्नल मीडियम है, जो सॉल्यूशन है आपका, उससे गेन किया, तो वो आपका हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें न सेल लेगा न सर एक्सटर्नल मीडियम से लेगा, और न एक्सटर्नल मीडियम सेल से लेगा, मतलब थोड़ा बहुत का अंतर होगा, वो आपका होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन सेल के पास ज़्यादा मात्रा में पानी है, रेदर देन वो आपका जो एक्सटर्नल मीडियम जहाँ से उसको लेना या देना है। तो जब सेल के पास ज़्यादा वाटर या लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन होगा उस मीडियम के, जिस मीडियम में वो है, तो वो अपना पानी या जो भी है वो लूज कर देगा। तो जब सेल गेन करता है तो उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं, जब सेल लूज करता है वाटर तो उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं। और सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामूली फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता, तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी को इस बुक में लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, जब मीडियम जो है सेल के आसपास, जहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर का वो ज़्यादा है, तो मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। ठीक है, द सेल विल गेन वाटर, सेल क्या करेगा? पानी को ले लेगा। और ऐसे सॉल्यूशन को मैंने क्या कहा था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। पानी का जो मॉलिक्यूल होता है आ भी सकता है, जा भी सकता है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता है, बट मोर देन विल लिव। अब क्या होगा? पानी का आना जाना तो समान है, लेकिन अब सेल में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो आने का रेट ज़्यादा होगा देन जाने का रेट। ठीक है, अब आप, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हर बार आपके खर्चे उठाते हैं, आप कभी कभी उनके खर्चे कभी कभी कर देते हो, तो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे पे डिपेंडेंट है। नहीं, कभी कभी मतलब पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? आप कहोगे नहीं, हम तो एक दिन हमने दिया था तो आप हम पे डिपेंडेंट है। नहीं, जो ज़्यादा रेट में हो रहा है उसी को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पानी जो जाने का आने का जो सेल के अंदर जो रेट है वो ज़्यादा है रेदर देन जाने के रेट से, तो हम आने का रेट ही काउंट करेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जहाँ सेल पानी गेन करता है अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग से, वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज सेल, अगर देखो मीडियम में भी उतना ही पानी है जितना सेल में है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो पानी का अब आपके पास भी उतना, आपके पास कोई चीज़ उतना ही है जितना आपके फ्रेंड के पास है, तो आप बोलोगे कि मुझे दो, नहीं आपके पास है। तो जब आपके पास है तो आप डिमांड ही नहीं करोगे, तो कैसा स्टेट होता है? वो आपका होता है आइसोटोनिक स्टेट। ठीक है, वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द, अब यही इसी बात को इसने यहाँ लिखा है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब कभी कभी क्या होगा कि जब एक्सटर्नल मीडियम होगा वहाँ पे पानी का वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा सेल के कंसंट्रेशन, सेल में जो पानी है उसके कंसंट्रेशन से, तो क्या करेगा? सेल अपना पानी एक्सटर्नल मीडियम को दे देगा, और वो होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अब इसी बात को इसने यहाँ पे लिखा है। अब जब सेल क्या करेगा जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आप किसी ऐसे चीज़ को लेते हैं जैसे कि आपको कोई चीज़ सुखाना है, कोई भी चीज़ सुखा लो। आप क्या सुखाओगे आप? हाँ चलो मैं एक सब्जी का एग्जांपल देती हूँ सुखाने के लिए। अब जब क्या होता है ना, जब मार्केट में गोभी, फूल गोभी ज़्यादा आता है तो हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि बहुत सारा गोभी खरीद के उसको काट के सुखा के वो अपने पूरे साल के यूज के लिए रखती हैं। तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। हमने क्या किया, मैं बाज़ार गई, मैं वहाँ से बहुत सारे गोभी खरीद के लाई। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर के लिए स्टोर करना था। मैंने उसको काटा, धूप में मैंने सूखने के लिए उसे डाल दिया। अब देखो, अब जो गोभी है उसमें जो मेरा सराउंडिंग है उसकी अपेक्षा धूप कैसा है, मान लो कि वो जून जुलाई का एकदम मई जून जुलाई का एकदम खतरनाक वाला धूप है, तो उसमें क्या है, उसके एक्सटर्नल मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और मैंने उस बीच क्या किया कि ले जाके गोभी को सूखने के लिए डाल दिया। अब गोभी में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, एक एग्जांपल है ये प्लीज़, गोभी का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारा सराउंडिंग है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कितना है, कम है। अब गोभी क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं जी हमको पानी दो, नहीं, गोभी बोलेगा कि ठीक है हम अपना पानी ही तुमको दे देते हैं, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ठंडा हो जाओ। तो गोभी क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को वो लूज करेगा और जब वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा तो क्या होगा, वो श्रिंक हो, सूख जाएगा। हम तभी हम बोलते हैं ना, जब पूरी तरीके से जब वो सूख जाता है तो कैसा होता है, वो तो उसके सेल या वो श्रिंक हो जाता है। तो आप समझो गोभी को सेल। तो जब वो सेल, जब एक्सटर्नल मीडियम में कम वाटर हो तो सेल क्या करते हैं, अपने पानी को, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं एक्सटर्नल मीडियम में, और वो क्या हो जाते हैं, वो आपके श्रिंक हो जाते हैं। इस तरीके से ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। इसीलिए ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ही है लेकिन एक स्पेशल केस है। थ्रो ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है ये आप 5.3 एक्टिविटी, इसे आप देख लेंगे, कर लेंगे क्या इसमें दिया है, ठीक है। और फिर एक एक्टिविटी 5.4 भी है, वो भी देख लेंगे। अब आते हैं, यूनिट सेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब जहाँ पानी का कौन सा, अब जड़ है, आपके रूट है, रूट में तो पानी मतलब ऐसे थोड़ी आता है। हम जब पानी देते हैं तो क्या करता है, जब पानी मैंने दिया जड़ों को तो सॉइल में क्या हो गया, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और रूट में वाटर कंसंट्रेशन कम है और सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब रूट कहेगा कि भाई तेरे पास ज़्यादा है तो मुझे ट्रांसफ़र कर, और इस तरीके से ऑस्मोसिस, यही होता है ना। ऑस्मोसिस होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन मीडियम से लोअर कंसंट्रेशन मीडियम में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र। तो सॉइल में जो पानी की मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए हैं वो रूट को बोलेगा कि ठीक है ले जा तू, ठीक है। एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो, चलिए यही एग्जाम्पल हमें मिल गया, बहुत अच्छा, ठीक है। वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। सॉइल में आपने वाटरिंग की, सॉइल में पानी की मात्रा बढ़ गई, जो रूट ने कहा कि मेरे पास है नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन मेरे पास तुमसे कम है, मिट्टी बोलता है कि ठीक है ले जा, और इस तरीके से इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं और रूट में ऐसे पानी पहुंच जाता है। अब आते हैं, द डिफ्यूजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैस में भी डिफ्यूजन हो रहा है, वही एग्जाम्पल, परफ्यूम आपने एक कोने में लगाया घर के और आपके घर के सारे मेंबर को पता चल जाता है कि आपके कहीं जाने का प्लान हो रहा है या फिर आप बन संवर रहे हो, व्हाटएवर। एंड वाटर इज़ इन द रियल लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। इसके अलावा वो तो पानी, चलो ये हो गया। अब सेल को और भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से लेगा, वो अपने इन्वायरमेंट से लेता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा, कि थोड़े उसके साइज वाइज जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आपने एक पॉलीथीन लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, खूब बढ़िया से उसका अपर सिरे को आपने बांध दिया ताकि पानी गिर ना सके। फिर आप देखना,
आप अपने हथेली पे रखोगे तो हथेली की तरफ पिचक जाएगा। आप उस मान लो कि आप उसको ऐसे टांग के रखते हो तो नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा वो झुका हुआ दिखेगा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही होता है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। अब बैलून में आपने या प्लास्टिक में आपने पानी भर दी, हथेली पे रखोगे तो होता है ना फ्लेक्सिबल। ऐसा थोड़ा होता है कि बोलते नहीं कि मैं ऐसे ही साइज में हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है। थोड़ा बहुत वो अपने शेप साइज को वो चेंज करता रहता है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron माइक्रोस्कोप। अब ये ऐसी चीज़ें हैं सेल, आपको पता है कि ये हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आपने पढ़ा था ना कि 1665 में जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले खोज किया था सेल का। कैसे सेल का खोज किया था? डेड सेल का। फिर उसके 10 साल बाद लगभग 1675 के आसपास ल्यूमन हॉक आए, उन्होंने जीवित सेल की खोज की। मिट सेल तो आपके मिस्टर हुक ने बता दिया। उसके बाद ल्यूमन हॉक आए, उन्होंने अपना लिविंग सेल की खोज की। तो कैसे खोज की? ऐसे जाके उन्होंने देखा, उनको थोड़ी मिल गया, माइक्रोस्कोप आया, उस पर काम हुआ। यानी कि ये कैसे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, इसे बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते, ठीक है। The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment। देखो, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। हाँ, अमीबा का दिया भी है, हाँ यहाँ पे दिया भी है। चलो, अब अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर वो रिजिड होता है यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो अमीबा को आपको पता है कि वो अमीबा जो होता है खाने को इनगल्फ करता है, खाने को चारों तरफ से घेर के लाता है और अपने बॉडी में उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। अगर उसका जो सेल मेम्ब्रेन था वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो ये संभव होता नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर वैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो क्या करेंगे, उसको इनगल्फ करने में उनको मदद मिलेगी, ठीक है। अगर रिजिड होगा तो हो ही नहीं पाएगा। तो जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, वेरी स्मार्ट, तो उसने इस तरीके से डिज़ाइन की कि इसको खाना तो खाना है। अब ये फ्लेक्सिबल इसके सेल मेम्ब्रेन नहीं होंगे, हम अमीबा के एग्जांपल से समझ रहे हैं। अगर इसके सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति ने कहा कि चलो सेल मेम्ब्रेन का जो डेवलपमेंट होगा, जो बनावट होगी, वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल है तभी तो क्या बोलते हैं, प्रेशर भी पड़ता है तो ऑक्सीजन, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल में ज़्यादा हो गया, सपोज एक एग्जांपल, ज़्यादा हो गया, अगर वो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो फट जाता। एक बार सोच के बता रही हूँ, पता नहीं होता कि नहीं, फट जाता है। क्योंकि रिजिड होती हैं वो एक लिमिट के बाद प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, एक्वायर्ड फूड थ्रू सच प्रोसेस। चलिए, यहाँ हो गया। इसके बाद आते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा। इसके बाद ये आपकी एक्टिविटी हो गई। यहाँ पे ये हमारा सेक्शन ख़त्म होता है। आगे के सेक्शन सेल वॉल से हम आगे के वीडियो में करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।